अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 सॉल्यूशन। हम इसमें देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होता है, सॉल्यूट कौन सा होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम देखेंगे, फिर परसेंटेज सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि परसेंटेज सॉल्यूशन क्या होता है, मोलैरिटी की कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एक जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से बनता है, कि उसकी किस तरह से फॉर्मेशन होती है। देन हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लाइक डिसॉल्व लाइक से क्या मुराद है। ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी आयनिक सब्सटेंसेस जो सी हैं एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of two or more kinds of different molecular or ionic substances. इसमें हमारे पास आते हैं दो कंपोनेंट्स, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो हमारे पास चीज़ प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन में उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होती है मतलब कम मिकदार में होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाती है, अगर हम एक चीनी को पानी में डालेंगे, जो पानी है वो ज़्यादा मिकदार में होता है तो वो हमारे पास आ जाएगा सॉल्वेंट, और जो कम मिकदार में चीनी होती है वो हमारे पास हो जाएगी सॉल्यूट। सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी, सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें हम पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें और जो चीनी की कंसंट्रेशन है कम कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट तो वो हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिसमें जो सा है वो सॉल्यूट लाइक चीनी की कंसंट्रेशन हम ज़्यादा कर देंगे और पानी उसमें कम होगा तो हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि कंसंट्रेटेड यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशंस कि हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय 4 डिफरेंट वेज। ये हमें क्या बताते हैं कि कितना सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व हुआ है, जितना हमने सॉल्यूशन लिया था उसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है वो हमें पता चलता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है परसेंटेज वेट बाय वेट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूट होता है वो भी मैस में हम मेजर करते हैं और जो वेट वो जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो भी हमारे पास मैस में होता है। नेक्स्ट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम में क्या है, जो हमारा सोल्यूट है वो हम मैस में लेंगे और डिसॉल्व किस में करेंगे, उसको हम लीटर या लिक्विड में हम डिसॉल्व करेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, इसमें क्या है कि जो हमारा सोल्यूट है वो हमारे पास आएगा उसमें लीटर्स में या फिर डीएम क्यूब में, और जो हमारा वेट है वो हम लेंगे मैस में मतलब केजीज में। फिर है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे पास लीटर या डीएम क्यूब लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट हमारे पास डिसॉल्व हुआ है, और ये जो प्रॉपर हमारे पास सॉल्यूशन बना है इसमें कितनी अमाउंट है सॉल्यूट की। यहाँ पे उन्होंने हमें इसका फॉर्मूला दिया हुआ है ये फाइंड करने के लिए।
अगर हमने किसी का वेट फाइंड करना है परसेंटेज, तो हमारे पास आएगा मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास एवरेज मास आ जाएगा कि एक सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व है, उसकी परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी इस फॉर्मूला के साथ। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके हमें दिखाई है कि अगर वेट है NaCl सोडियम क्लोराइड का 2.0 ग्राम और जो सॉल्वेंट का वेट है वो हमारे पास है 20.0 ग्राम, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उस हमारे पास आ जाएगा टोटल सोल्यूशन वेट। ऊपर जो है हम लिखेंगे सोल्यूट का वेट लिख देंगे, सोल्यूट हमारे पास सोडियम क्लोराइड था, नीचे टोटल सोल्यूशन का वेट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगी, उसकी परसेंटेज आ जाएगी मास की। इसी तरह बाकी फॉर्मूलाज में भी हम इसी तरह परसेंटेज फाइंड करेंगे, इसी तरह फॉर्मूला यूज करते हुए। देन अब हम देखेंगे कि मोलैरिटी क्या होता है। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर dm क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इसमें हम देखते हैं कि कितने मोल्स जो हैं सोल्यूट के डिजॉल्व हुए हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी। To prepare 1 molar solution of glucose in water, we take 180 gram of glucose and add sufficient amount of water to make the total volume 1 dm cube in a measuring flask। अब वो देखेंगे कि कितने मोल्स जो से हैं वो सोल्यूट के डिजॉल्व हुए हैं इतने पानी में। हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू mass of solute over molar mass of solute into 1 over volume of solution। ये एक शॉर्ट फॉर्म में भी है इसका फॉर्मूला, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हुए हैं हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। जितना हमारे पास सोल्यूशन था, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व हुए हैं, इसको हम कहते हैं मोलैरिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोलैलिटी, कि मोलैलिटी क्या है। मोलैरिटी में हमने देखा था कि सोल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के मोल्स जो हैं वो डिजॉल्व हुए हैं, लेकिन मोलैलिटी में हम देखते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हैं वो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने डिजॉल्व हुए हैं। इसमें हम सॉल्वेंट के अंदर देखते हैं कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हुए हैं, ये हमारे पास आ जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, अब हमारे पास मिक्सचर है, उसमें 3 कंपोनेंट्स जो हैं हमने डिसॉल्व किए हैं। अब जो एक उसमें से कंपोनेंट है ना, हम उसका मोल देखना चाहते हैं कि कितने उस नंबर ऑफ मोल्स जो से हैं उस एक कंपोनेंट के उस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हैं। उसमें उस कंपोनेंट के अलावा और कंपोनेंट भी ऐड हैं, लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक का करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसके अंदर A, B और C ये 3 कंपोनेंट्स ऐड हैं। हम देखना चाहते हैं जो कंपोनेंट A है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस सोल्यूशन के अंदर, तो हमें ये पता चलेगा मोल फ्रैक्शन के थ्रू। इसमें हम क्या करेंगे कि हम रेशो देखेंगे उस A का, किसके साथ देखेंगे, नीचे हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने बाकी सबके हैं नंबर ऑफ मोल्स उनके साथ हम इसका रेशो देखेंगे उस एक कंपोनेंट का, तो हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शन, उसकी आ जाएगी। ये फॉर्मूला भी उन्होंने मेंशन किया है। उस A का जो है हम लेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और हम उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने उस सब कंपोनेंट्स के मोल्स हैं वो सब हम देख लेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कितने पार्ट सोल्यूट का डिसॉल्व हुआ है कितने पार्ट ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, इसमें हम ये देख लेंगे। इसका फॉर्मूला ये मेंशन है यहाँ पे 10⁶ मास ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं कि कितनी तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। हमारे पास होते हैं सॉल्यूशन 3 तरह के, जिसमें हमारे पास आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है शुगर इन वाटर।
When a solid encounter a suitable liquid, it dissolves forming a solution, a homogeneous mixture. वो कह रहे हैं कि जब कोई भी सॉल्वेंट होता है उसके अंदर सोल्यूट अच्छे से हल हो जाता है या अच्छे से मिक्स हो जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो बन गया है होमोजीनियस मिक्सचर। वो सब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो है सोल्यूट अच्छे से डिसॉल्व हो गया है, डिसोल्यूशन के थ्रू हम उस प्रोसेस को कह देते हैं कि हमारे पास आ गया है, एक सोल्यूशन बन गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड। ये हमारे पास आता है 3 फेजेस में आता है। 3 फेजेस में आता है। कुछ जो से लिक्विड हैं वो अच्छे से हल हो जाते हैं दूसरे लिक्विड में, कुछ जो हैं वो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और कुछ जो हैं वो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। पार्शियली का मतलब थोड़े डिसॉल्व हो गए और थोड़े से डिसॉल्व नहीं हुए, और इमिसिबल का मतलब है कि कंप्लीटली इमिसिबल, के बिल्कुल एक दूसरे के अंदर वो लिक्विड डिसॉल्व नहीं होते। कंप्लीटली मिसिबल में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है वाटर एंड एथेनॉल की, एथेनॉल एंड ईथर की। वाटर के अंदर जो है एथेनॉल वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और एथेनॉल के अंदर ईथर जो है वो कंप्लीटली मिक्स होता है। पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास कि जब हम ईथर को डिसॉल्व करते हैं वाटर, तो ये कुछ एक्सटेंट में जो है वो डिसॉल्व होता है और जो है कुछ नहीं डिसॉल्व होता। कॉन्सुलेट टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो है दो सॉल्यूशंस जो से है ना वो आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या कॉन्सुलेट टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस मर्ज इनटू वन अनदर, मतलब दो सॉल्यूशंस जो हैं वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर जब हल हो जाते हैं, जिस टेम्परेचर पे जाके होते हैं उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी होती है कि जब एक सॉल्वेंट है हमारे अंदर और हम उसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं और हम उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उस टेम्परेचर पे जब वो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो हम इसको बोल देंगे कि वो सॉल्युबल हो गया, मतलब ये होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये हमारे पास आ जाती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, हमारे पास एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यूज हो रहा होता है जिसमें जो है वो सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहा होता है सॉल्वेंट में और एक सोल्यूशन बना रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व हमें ये बताता है कि किस तरह से चेंजेस आ रही हैं एक सब्सटेंस को दूसरे के अंदर डिसॉल्व होने में। कुछ सब्सटेंसेस जो है वो फौरी डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ जो है पहले थोड़ा डिसॉल्व होती हैं फिर ज़्यादा होती हैं, या फिर शुरू में ज़्यादा हो जाती हैं बाद में कम हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो ग्राफ देखते हैं। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो एक ही स्पीड के साथ डिसॉल्व हो रही होती हैं तो उनका जो है वो कॉन्टीन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व आ जाता है हमारे पास। लेकिन कुछ जोन से हैं उनमें जो है वो कर्व्स आ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि वो डिसकॉन्टिन्यूसली वो सॉल्युबल हो रही होती हैं उस एक सब्सटेंस दूसरी के अंदर। फिर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारे पास सॉल्यूशन की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस। वो कह रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो है वो डिपेंड करती हैं किस किस पे, सॉल्यूट पे और सॉल्वेंट पे, कि कितने सॉल्यूट अंदर डिसॉल्व है और कितना सॉल्वेंट है। इसमें हमारे पास क्या आती हैं कि जब कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाता है। यही इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि वेपर प्रेशर में किस तरह से क्या होता है। हमने बता दिया कि वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है जब हम किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट यूज़ किए हैं,
वो हम यूज़ करेंगे KB एंड KF। KB है हमारे पास इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट और KF है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इन्होंने यूज़ किए हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ये वाले कांस्टेंट्स। देन हमारे पास आ जाती हैं इनकी एप्लीकेशंस कि हम कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट को, वेपर प्रेशर को, और ये इन सब चीज़ों को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इनकी आ जाएंगी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या है हमारे पास, हम इट कैन बी अप्लाइड फॉर मोलेकुलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हमने किसी भी सब्सटेंस का मोलेकुलर मास फाइंड आउट करना हो तो तब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटी फ्रीजिंग में हम इनको यूज़ कर सकते हैं कार रेडिएटर्स में। फिर हम सॉल्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इनको आईसी वुड्स पे, आईसी रोड्स पे। फिर उसके बाद हम फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इनको, और हम मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट्स को। ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। इसमें हमने होमोजीनियस सब्सटेंसेस भी पढ़ लेंगे क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सॉलिड इन सॉलिड पढ़ लिया, कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी हमने इसमें पढ़ लिया है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस भी पढ़ लिए हैं। जब दो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स होते हैं उनको कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। हमने इसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन भी इसमें हमने पढ़ा। ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।